जय श्री राम सभी भाइयों को। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी सम्राट विग्रहराज चौहान के बारे में। अब गाथा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अणुराज चौहान की, जो मैंने आपको बात बताई थी। अणुराज चौहान के 3 पुत्र हुए थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। आज आप डिटेल में बताऊंगा उनके बारे में। अणुराज चौहान के 3 पुत्र हुए, जगदेव चौहान, विग्रहराज चौहान और सोमेश्वर चौहान। इनके सबसे बड़े पुत्र जगदेव चौहान ने ही इन्हीं की हत्या कर दी। इनकी हत्या क्यों कर दी, इसके पीछे कोई ठोस वजह तो मिलती नहीं, लेकिन शायद मुझे ये लगता है कि उसके मन में ये ख्याल होगा, उसे पता होगा कि अणुराज चौहान उसे राज सिंहासन नहीं देंगे, उसे अपने बाद राजा नहीं बनने देंगे, शायद वो योग्य नहीं होगा, इसलिए ही उसने अपने पिता की हत्या कर दी। नहीं तो पिता की हत्या करने का ऐसा कोई कारण बनता नहीं है। तो जगदेव चौहान ने अपने ही पिता अणुराज चौहान की हत्या करने के बाद करीबन 2 साल तक शासन किया अजमेर पर। तो इसके बाद सम्राट विग्रहराज चौहान ने अपने ही बड़े भाई जगदेव को हराकर अजमेर पर अपना राज्य स्थापित किया। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि चौहानों का स्वर्णिम काल कहा गया विग्रहराज चौहान के शासनकाल को। दुर्भाग्यपूर्वक इनकी मृत्यु हो जाती 1163 में। मैं आपको ये बता दूं कि सरस्वती कंठावरण विश्वविद्यालय की जी ने स्थापना की थी, पहली वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। जिन भी भाइयों ने अगर वो पहली वीडियो नहीं देखी है, मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। बड़ा ही स्वर्णिम इतिहास रहा है हमारे भारतवर्ष का, हमारे इतिहास को छुपाया गया है। तो आप जाइए और अच्छी लगा करें वीडियो तो शेयर भी कर दिया करें अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। इसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसमें हमें थोड़ा उत्साह मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इसमें परिश्रम भी लगता है और हमें अपना समय भी देना पड़ता है। तो अब आते हैं वापस अपने विषय पर कि विग्रहराज चौहान ने चौहानों की फिर से स्थापना की अच्छी तरह से। स्वर्णिम काल कहा गया सम्राट विग्रहराज चौहान के शासनकाल को। 1163 में इनकी मृत्यु होती है। इनके काल में इन्होंने तुर्कों को पूरी तरह से साफ कर दिया भारतवर्ष से। ये पूरा दिल्ली के शिलालेख में इसका प्रमाण हमको मिलता है। 1163 में इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद की गाथा मैं आपको बताता हूं। बाद में इन्हीं सम्राट विग्रहराज चौहान की मृत्यु के पश्चात इनके ही पुत्र अमरगांगे शासक बनते हैं अजमेर के। इन्होंने लगभग 2 वर्ष ही शासन किया। उसके बाद इन्हीं के चचेरे भाई यानी जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने इनको बुरी तरह से परास्त कर अजमेर पर अपना शासन स्थापित किया। अपने चचेरे भाई को इन्होंने हरा दिया। 3 से 4 वर्ष पृथ्वीराज द्वितीय ने शासन किया। ध्यान रखिए, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय है। पृथ्वीराज चौहान सम्राट वो नहीं है जिनको हम जानते हैं, ये पृथ्वीराज चौहान द्वितीय हैं। जिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हम जानते हैं, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को 17 बार परास्त किया था, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं। तो ये चचेरा भाई था विग्रहराज चौहान के बेटे का, अमरगांगे का। ये चचेरा भाई है पृथ्वीराज द्वितीय। इसकी बड़ी तारीफ मिलती है शिलालेखों में। इसने लगभग 3 से 4 वर्ष राज भी किया अजमेर पर। इसकी मृत्यु हो गई। अगर ये आगे चलता तो शायद इसका भी नाम कुछ अधिक होता, परंतु दुर्भाग्य से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी बड़ी अधिक तारीफ मिलती है। कोई विलासी राजा नहीं था, बड़ा ही परोपकारी था, बड़ा ही दानवीर था, प्रजा की सेवा करता था और इसने आसपास के राज्यों का संघ भी बनाया था और इससे उन राज्यों का यह प्रमुख था। मतलब इसने चौहानों की एक सत्ता वास्तव में बहुत अच्छी तरह से स्थापित की थी और तुर्कों को बुरी तरह से इसने साफ कर दिया था, परंतु दुर्भाग्य से अकस्मात इसकी मृत्यु हो जाती है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो दादाजी थे अणुराज चौहान, वापस विषय पर आ रहा हूं अणुराज चौहान पर। तो अणुराज चौहान ने 2 विवाह किए। एक विवाह किया उन्होंने मारवाड़ की राजकुमारी से और दूसरा इन्होंने विवाह किया चालुक्यों की राजकुमारी सिद्धराज जयसिंह की पुत्री कांचन देवी से, यानी सोमेश्वर चौहान जो थे। अब मैं गाथा पर आगे बढ़ रहा हूं। जो पृथ्वीराज चौहान के, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जो पिताश्री थे सोमेश्वर चौहान, वो अणुराज चौहान के सबसे छोटे बेटे थे। इनका ननिहाल चालुक्यों में था। चालुक्य जिनको आज आप क्षत्रियों में सोलंकी के नाम से जानते हैं, तो ये उनके नाना लगते थे सोमेश्वर चौहान के। ननिहाल इनका गुजरात में था, चालुक्यों में। तो इस वजह से चालुक्यों को बड़ा प्रेम भी था इनसे। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान का जो बाल्यकाल है, शिक्षा दीक्षा है, वो भी गुजरात के पाटण में हुई। पाटण में ही हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म भी हुआ। चालुक्यों के लिए सोमेश्वर चौहान ने बड़े सारे अभियान किए, बड़े सारे लोगों को परास्त किया, अच्छे अच्छे राजाओं को। एक और जिक्र मिलता है कि एक प्रसिद्ध कोंकण देश हुआ करता था उस समय। तो कोंकण देश के राजा मल्लिकार्जुन को भी बुरी तरह से परास्त किया था सोमेश्वर चौहान ने और अपने भाले पर टांग लिया था। इसी कारण से इनको एक उपाधि मिली थी सोमेश्वर चौहान को, प्रताप लंकेश्वर के नाम पे। अब जब बात आती कि सोमेश्वर चौहान इनका नाम किसने रखा, दरअसल राशि में इनका नाम सोमेश्वर नहीं था। सोमेश्वर नाम इनके नाना ने नाम रखा। सोमेश्वर नाम क्यों रखा, सोमनाथ मंदिर के नाम पर इनका नाम सोमेश्वर रखा। सोमेश्वर किसका नाम है, भगवान शंकर का ही दूसरा नाम है सोमेश्वर। आप इसको थोड़ा संधि करिए, इसको थोड़ा सा आप अलग कीजिए तो आपको पता चलेगा। विग्रह करते हैं इस नाम का। सोमेश्वर मतलब जो सोम को अपने मस्तक पर धारण करता है, जो सोम का ईश्वर है। यहाँ पर सोम का मतलब क्या है, चंद्रमा से, चंद्रमा जिसका पर्यायवाची राकेश भी होता है। तो इसलिए इनका नाम सोमेश्वर चौहान रखा है इनके नाना ने, क्योंकि बड़े भगवान शंकर के बड़े ही भक्त थे वो। तो सोमेश्वर चौहान का गुजरात में फिर विवाह करवा देते हैं चालुक्य ही। कर्पूर देवी नाम की एक राजकुमारी से सोमेश्वर चौहान का विवाह होता है। 1166 में गुजरात के पाटण में हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है। इनके एक छोटे भाई थे हरिराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के। 2 वर्ष बाद 1168 ईस्वी में हरिराज चौहान का जन्म होता है। और कुछ इतिहासकार सम्राट पृथ्वीराज चौहान की एक सबसे छोटी बहन भी बताते हैं, जिसका नाम बताते हैं प्रथा।
इसका जो विवाह हुआ था वो मेवाड़ के राजकुमार समर सिंह से हुआ था। तो ये इतिहासकार लिखते हैं और कई जगह हमें ये देखने को मिलता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, ये पूर्ण रूप से सत्य है कि अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान शासक बन ही नहीं पाते, इनके पिता सोमेश्वर चौहान कभी राजा बन ही नहीं पाते, अगर अजमेर में दुर्घटना नहीं होती कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की मृत्यु अकस्मात नहीं होती। कि मैंने आपको बताया ये राजा बड़ा ही प्रतापी था, बड़ा ही दानवीर था, बड़ा ही परोपकारी था अपनी प्रजा को लेकर। तो विग्रहराज चौहान के 2 पुत्र हुए, अमरगांगे और नागार्जुन। जैसे मैंने आपको बताया कि अमरगांगे को तो 2 ही 3 वर्ष वो शासन कर पाया, उसको उसी के चचेरे भाई पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने बुरी तरह से परास्त कर दिया। और नागार्जुन और अमरगांगे इन दोनों को ही वहां के अजमेर के सामंत शासक नहीं बनने देना चाहते थे। कुछ इस पर कारण था कि विग्रहराज चौहान है तो ये अरुणराज चौहान के द्वितीय पुत्र हैं, बड़े पुत्र नहीं हैं, इसलिए सामंतों में भी एक खिन्नता थी। वो नहीं चाहते थे कि विग्रहराज चौहान कोई पुत्र शासक बने अजमेर का। और दूसरी तरफ चालुक्य भी ये चाहते थे कि सोमेश्वर चौहान ही अजमेर के अगले शासक बने। जैसा मैंने आपको कहा कि ननिहाल जो थी सोमेश्वर चौहान की वो चालुक्यों में ही थी, गुजरात में ही थी। और इनके नाना जो थे कुमारपाल, तो वो भी ये चाहते थे कि ये अजमेर के शासक बने, ताकि जो चौहान और चालुक्य में बड़ी शत्रुता चली आ रही, काफ़ी वर्षों शत्रुता चली आ रही, वो भी समाप्त होगी। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान को भाग्य से ही अजमेर का शासन मिल गया, भाग्य से भी राजा बन गए। उसके बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक बने। ये कहते ना भाग्य कुछ और ही मंजूर था, इतने वीर पुरुष को जन्म देना था और उतने वीर पुरुष को शासक बनना था अजमेर का, इसलिए परिस्थितियां उसी तरह से बनती चली गईं। इसलिए ये कहा भी जाता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए, समय कभी विपरीत भी होता है हमारे, कभी अनुकूल भी होता है। भगवान जो करता है सब हमारे अच्छे के लिए करता है, तो इसलिए व्यक्ति को सदैव धैर्य रखना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो सुख और दुख में समान रहता है, सुख दुखा समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यानी जो व्यक्ति सुख और दुख में समान स्थिति में रहता है, जिसे कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे सुख हो चाहे दुख, वो सभी चीजों को बिना विचलित हुए झेल जाता है, वही स्थित प्रज्ञ है और वही वास्तव में मोक्ष का अधिकारी भी होता है। तो सोमेश्वर चौहान अपनी पत्नी कर्पूर देवी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उन्हीं के छोटे भाई हरिराज चौहान के साथ अजमेर में वापस आ जाते हैं और बड़े ही विधि विधान से इनका राज्याभिषेक होता है। अगली वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा सोमेश्वर चौहान के विभिन्न युद्धों के बारे में, उन्होंने किन किन युद्ध में भाग लिया और किन किन युद्धों को जीता। इन्होंने अपने शासनकाल में 5 मंदिर बनवाए। अपने पिता को बड़ा मानते थे अरुणराज चौहान, तो उन्होंने 5 मंदिर बनवाए। इसमें एक मंदिर के सामने उन्होंने अपने पिता की भव्य प्रतिमा ही बनवाई और उसी के जस्ट बगल में अपनी प्रतिमा भी स्थापित करवाई। थोड़ी सी छोटी थी अपने पिता से, क्योंकि पिता को वो बड़ा ही आदर और सम्मान देते थे। तो ये थी आज की वीडियो। इसकी अगली वीडियो में सोमेश्वर चौहान के युद्ध के बारे में, सोमेश्वर चौहान के शासनकाल के बारे में बताऊंगा। फिर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपसे बताऊंगा। मोहम्मद गौरी से कितने युद्ध हुए उनके विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। आला उदल सारे पात्र आपको आएंगे, बड़ा ही वीर रस और शौर्य रस आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। फिर वही कहूंगा, वीडियो पर व्यूज बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, 20, 22, 23 व्यूज के लिए मैं वीडियोज नहीं बना रहा हूं। अमूल्य समय देना पड़ता है, परिश्रम लगता है, कंटेंट लिखना पड़ता है, जगह जगह से सर्च करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लगती है। मेरा जो मित्र है वो भी वीडियो एडिटिंग में काफ़ी परिश्रम करता है। तो आप लोगों से आज जुड़कर मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे पैसे के लिए नहीं, मेरे व्यूज़ के लिए नहीं, कम से कम आप लोग इस इतिहास को आगे बढ़ाने का कुछ मेरी मदद करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो बस मेरी यही प्रार्थना है, यही विनती है आप लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं नहीं चाहता कि फेक थंबनेल बनाकर कोई चीज़ें कर सकूं, मैं वो भी कर सकता हूं, पर मैं गलत चीज़ें नहीं करना चाहता, क्योंकि भगवान की दया से मुझे गलत संस्कार मिले नहीं हैं। मैं वो सारी चीज़ें कर सकता हूं जो और लोग भी करते हैं, फेक थंबनेल बनाकर या वल्गर कंटेंट डालकर, परंतु मैं नहीं चाहता। मैं अपने हिंदू धर्म पर गौरव करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने हिंदू धर्म पर गौरव की अनुभूति करें। कुछ अच्छा कंटेंट आपके पास आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है, मैं कोई पेड सब्सक्रिप्शन या पुरानी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, आपसे भीख भी नहीं मांग रहा हूँ। एक सज्जन व्यक्ति की तरह आपसे केवल और केवल एक विनती कर रहा हूँ, एक नम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले हफ्ते। इस गाथा को हम आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।